हेलो बेटा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आ गए आपके साथ। और जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा वो बहुत ही आसान टॉपिक है आपका। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है बेटा। एज पर अगर इसको गवर्न करें कौन सा एएस इस पे अप्लाई होता है तो बेटा एएस 3 होता है, एक नंबर में आ जाता है। हालांकि एएस वगैरह ट्वेल्थ के सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन कभी कभी एक नंबर के लिए पूछ लेता है, तो इसलिए आपको बता दिया। ठीक है। तो एएस 3 रिवाइज अगर एक नंबर में आता है तो आप बता सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार की जाती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली बेटा होती क्या है? ये आप ऐसा समझिए कि जो आपको कैश और बैंक अकाउंट आप बनाते हो बिल्कुल वही है ये उसका थोड़ा सा डिटेल है मीन्स। नॉर्मली आप क्या करते हो, कैश अकाउंट में क्या लिखते हो कि ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आपके पास आया और कितना गया। ठीक है। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम वही दिखाते हैं कि बिजनेस में कितना पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर, कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पैसा गया। मींस कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बेटा आपको दिखाना होता है। बहुत ही सिंपल सा काम है। यहां पर थोड़ा सा उस चीज को डिटेल कर देते हैं, मतलब हम बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट में बांट देंगे। उन अलग अलग एक्टिविटीज का कैश फ्लो अलग अलग लेवल पे चेक करते हैं। तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो अलग अलग बताते हैं। बस ये डिफरेंस है, जब हम कैश बुक बनाते हैं या कैश अकाउंट बनाते हैं तो हम अलग अलग नहीं दिखाते, हम बिजनेस का पूरा इकट्ठा एक ही साथ दिखा देते हैं। ठीक है। तो चलिए बेटा, कैश फ्लो होता क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपका होता है बेटा, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज, क्या दिखाता है बेटा? कैश फ्लोज। जो कैश का फ्लो दिखाता है बेटा। फ्लो का मतलब दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये बताता है कि बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और कैश के बराबर, जैसे बैंक का बैलेंस हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, इन सब का इनफ्लो और आउटफ्लो बताती है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा है, मतलब कितना कैश या कैश के इक्विवेलेंट जो आइटम है, इनकी बैंक बैलेंस हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, ये ड्यूरिंग द ईयर कितना आया और कितना गया, ये बेसिकली बताता है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। 3 पार्ट में उनको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं बेटा उनको हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं फर्म्स एक्टिविटी, फर्म्स एक्टिविटी, तो बेसिकली बेटा 3 टाइप की एक्टिविटी किसी भी बिजनेस में हो सकती है। कौन कौन सी? तो देखिए मैं इनको 3 पार्ट में बांट देता हूं। एक होगी बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होगा इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा होगा बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए ये होती क्या है, देखिए बेटा बेसिकली किसी भी बिजनेस के तीन ही काम होते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो पैसा इकट्ठा करने वाला काम है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है कि आप फंड कैसे रेज करेंगे। आप फंड शेयर से रेज करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, खुद का पैसा लगाएंगे, है ना। ये सब जो आपका पार्ट है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा बेटा। अब आपने फंड रेज कर लिया, फंड रेज करने के बाद आप क्या करेंगे, उस फंड से एसेट खरीदेंगे, फिक्स एसेट खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीनें खरीदेंगे। तो ये पार्ट बेटा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप ऑपरेशन करेंगे, मतलब आपको जो प्रोडक्ट बनाना है जिसके लिए आपने बिजनेस बनाया है, अब वो काम करेंगे, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। सपोज मान लीजिए मैं एक मार्कर बना रहा हूं, तो ये मार्कर से रिलेटेड रॉ मटेरियल खरीदना, इसके लिए इसका प्रोडक्शन करना, इसको सेल करना, ये बेटा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों एक्टिविटीज का काम हो गया, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का। तो देखिए ऑपरेटिंग को बेसिकली ये हो गई प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटेड या प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ठीक है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। तो बेटा बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या करते हैं हम, ये आपकी मेन एक्टिविटी है किसी भी बिजनेस की। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो मेन एक्टिविटी होती है। मेन रिवेन्यू जनरेशन यहीं से होता है जहां से आपको प्रॉफिट निकलता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही प्रॉफिट निकलेगा आपका। तो प्रॉफिट ये आपका क्या है, मेन रिवेन्यू है बेटा। ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में बेटा ये इंक्लूड करते हैं किसको, इट इंक्लूड्स द परचेज ऑफ द परचेजेस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या कह सकते हो लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट्स कह सकते हो। तो इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं बेटा, बेसिकली हम लोग इन्वेस्टिंग में हम लोग लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट को सेल और परचेज करते हैं बेटा। वो हम यहां पर दिखाएंगे कि क्या क्या हमने एसेट परचेज करी है, फिर अगर कोई एसेट पुरानी हो गई उसको हम सेल कर देते हैं कोई फिक्स एसेट को। तो वो सब हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर बेटा शो होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। तो फाइनेंसिंग में इट इंक्लूड्स ओनर्स ओनर्स इक्विटी, इसके अलावा बेटा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या बोरोइंग्स कह सकते हो, एंड change in short term change in short term borrowings। बेटा ये बेसिकली आपका फाइनेंसिंग में आ जाएगा। फाइनेंसिंग में ऑनर्स इक्विटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को बेसिकली हम इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे किसका पार्ट हो गया बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये हमारी तीन एक्टिविटी है जो आपको, इन तीनों एक्टिविटीज में आपको कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है बेटा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्मेट कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे बेटा फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए बेटा अब आपका ना एग्जाम बिल्कुल सर पे ही खड़ा है। 12th के एग्जाम में तो बेटा एक महीना ही बचा मुश्किल से, है ना, एक महीने से भी कम टाइम रह गया। अब आपको ये जो फॉर्मेट है ना बेटा ये रट लेना है किसी भी तरह से। आप इसको 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, जब तक ये फॉर्मेट आपको याद ना हो जाए ना तब तक आप बेटा इसको लिखते रहिए। अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो जाता है
तो बेटा आप कैश फ्लो में गलती नहीं करेंगे और जल्दी भी कर पाएंगे। देखिए अब टाइम नहीं है आपको कॉन्सेप्ट देखने का क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है, अब केवल आपको फॉर्मेट रटना है, फॉर्मेट रट के क्वेश्चन करके आना है, किसी भी तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको ठीक करना है। अब यही आपका एम होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मेट को रट लेंगे बेटा। आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं देंगे कैश फ्लो का, बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया, फिर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चीजें ढूंढते जाइए कि ये मैंने फॉर्मेट में एक आइटम लिखा, क्या ये है कॉन्सेप्ट में। इस तरह से अगर आप करेंगे तो कम से कम टाइम में मिनिमम गलती में आप कैश फ्लो कर पाएंगे। अब लास्ट में ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट को। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्मेट को आप अच्छे से रट लीजिए, लिख लिख के देखिए। जब आप ओरली मेरी तरह आप भी ओरली जब फॉर्मेट लिख सकेंगे तो फटाफट से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक स्टेप के बाद आपको अगला स्टेप याद होना चाहिए कि अगले स्टेप में मुझे कौन कौन से आइटम को इंक्लूड करना है। तो बेटा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आराम से आप 6 नंबर ले सकते हैं और कम टाइम में आप कैश फ्लो का क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। और बेटा यहाँ पे डेट लिख देंगे जिस डेट को भी आप बना रहे हैं, लाइक 31 मार्च 2023 2024, एज जो भी डेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी आप उसके अकॉर्डिंग डेट डाल देंगे, ठीक है। रुपीज फर्स्ट पार्ट लेंगे आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, तो हमें तीनों एक्टिविटी इसी में दिखानी है वन बाय वन करके। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि भैया करंट ईयर में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। इसके लिए बेटा आप हमेशा क्या करेंगे, इसके लिए आप हमेशा करेंगे क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे बेटा, है ना। जो भी आपको क्लोजिंग का मतलब हो गया करंट ईयर का बैलेंस और ओपनिंग का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर का बैलेंस। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो आप नेगेटिव ही लिख देंगे और पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव लिख देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मान लीजिए करंट ईयर की वैल्यू कम है और प्रीवियस ईयर की ज्यादा है तो प्रीवियस में से करंट ईयर माइनस कर दिया, तो बेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा क्लोजिंग यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ठीक है, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब फिर लॉस हो गया, हमें करंट ईयर में प्रॉफिट होगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद याद रखना बेटा, इसमें आपको हमेशा तीन चीजें बेसिकली ऐड करनी है, तीन चीजें ऐड करनी है, ध्यान रखना। देखिए कौन कौन सी तीन चीजें, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर में जो पैसा आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है वो, और एनी टाइप ऑफ डिविडेंड पेड, किसी भी टाइप का आपने डिविडेंड पे किया, लाइक प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड या डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। तो किसी भी तरह का डिविडेंड अगर क्वेश्चन में आपको दिया है जो आपने पे किया है तो वो आपको यहीं पर दिखाना पड़ेगा, वो हमें ऐड करना है। तो तीन वैल्यू याद रखिए, आप तीन चीजें याद रखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और एनी टाइप ऑफ डिविडेंड पेड। अब ये आपको ढूंढने हैं कहां मिलेंगे, प्रोपोज डिविडेंड मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, करंट लाइबिलिटीज में,
जनरल रिजर्व कहां मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। और डिविडेंड कहां मिलेंगे? वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होंगे। तो फटाफट जाके ढूंढिए और उनको लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स पहला आइटम, प्रोविजन फॉर टैक्स। और बेटा ये आपको लेना है हमेशा करंट ईयर का ही लेना है, ध्यान रखेंगे। आपको हमेशा ये कौन सा लेना है बेटा? करंट ईयर का ही लेना है, करंट ईयर का लेना है बेटा हमेशा। ठीक है। दूसरा, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में क्या करना है बेटा आपको? जनरल रिजर्व में आपको करना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में हमने कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा बेटा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो जनरल रिजर्व जब बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस करेंगे तो पता लग जाएगा। सपोज पिछले साल प्रीवियस ईयर में अगर जनरल रिजर्व 1 लाख था और करंट ईयर में दिया हुआ है 1,50,000 का, तो इसका मतलब हुआ कि आपने करंट ईयर में प्रॉफिट में से 50,000 आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा। ठीक है। तो आप उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने बताया तीसरा जो आइटम है वो है डिविडेंड पेड। तो कितनी भी तरह का कोई भी डिविडेंड आपने पे किया हो, जैसे प्रपोज्ड प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड बेटा ध्यान रखना है आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का ही लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हम इस साल पे करेंगे। करंट ईयर का हम कंसीडर नहीं करते, वो कंटीजेंट लाइबिलिटी माना जाता है। AS4 रिवाइज होने के बाद उसको हम एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, तो वो नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड आएगा। ठीक है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो ईयर डिविडेंड पे किया गया है। और तीसरा हो सकता है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी या प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है। तो ये कुछ डिविडेंड हो सकते हैं बेटा। एक चीज आपको याद रखनी है यहां पर, एक छोटी सी डिविडेंड कैलकुलेट करते टाइम एक बात हमेशा याद रखनी है। जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो आपको बता रहा है कि डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, किसी भी तरह का अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो, स्पेशली मेंशन करके दे रहा है वो, और उस क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है और उसके आगे रेट मेंशन है, तो आपको अपने आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देना पड़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन आपको बोलेगा नहीं बेटा, आपको खुद से ये चीज देखनी है और खुद से ही पे करना पड़ेगा। लेकिन ये कब करना है? ये केवल तभी करना है जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लियरली लिखा हो, जैसे डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर वर्ड लिखा है, केवल ये लिखा है डिविडेंड पेड, तो हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया हो, उस केस में आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ नहीं देखना है। अगर नीचे क्लियरली मेंशन है कि डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड पे करेंगे अपने आप से, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अवेलेबल है तो। नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे, ये गलती कर जाता है। और कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देना है, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है, जो खुद से देखना पड़ेगा तब प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो बेटा इन डिविडेंड को हम ऐड कर देंगे यहां पर टोटल करके, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
तो बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो आपको यहां पर ट्रीट करने पड़ेंगे, तो उनको आप ऐड करेंगे बेटा। हम प्लस करेंगे क्या, हम प्लस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को बेटा हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो बेटा हम माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को लेस करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस में कैसे हो सकता है, जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया, ये सब है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्या हो सकती है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, कंपनसेशन रिसीव और इनकम टैक्स का रिफंड। तो ये आपके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स हो सकती हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होंगे बेटा। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी आपकी ये वाली, तो ये वैल्यू होगी आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये वैल्यू आ गई आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब बेटा कुछ टीचर भी और कुछ बुक्स में भी ये जो मैंने अभी तक का जो करवाया है आपको ये स्टेप, इस स्टेप को वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपकी मर्जी है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप साथ में ही करिए, वर्किंग नोट बनाएंगे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप इसको साथ साथ करिए, यानी कि जैसे मैंने किया है कैश फ्लो के अंदर ही। लेकिन अगर आप चाहें तो एज ए वर्किंग नोट भी इस पार्ट को करके और यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की सीधी वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इतना आप इसमें कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है वो आ गए। अब इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। एडजस्टमेंट करेंगे, अब हम लिखेंगे, हम एडजस्टमेंट करेंगे बेटा। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बेटा अब हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए हम इसमें नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस को वापस ऐड कर देंगे क्योंकि एक्चुअली ऑपरेटिंग के आइटम ही नहीं है ना। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो प्रॉफिट में इंक्लूडेड है उसको लेस कर देंगे। तो ये दो काम करने बेटा, ठीक है। चलिए तो ऐड करते हैं, ऐड करेंगे आप, मैं लिख देता हूं नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो कौन कौन से हो सकते हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ आपके जो पेपर में आ सकते हैं। बेसिकली वो 4-5 आइटम है जो आपको ध्यान रखने हैं, आप हर क्वेश्चन में उनको याद रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा होगा बेटा, सबसे फर्स्ट जो लगभग हर क्वेश्चन में होगा ही होगा वो होगा आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपका होगा। डेप्रिसिएशन के बाद क्या हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड, इंटेंजिबल एसेट्स अमोर्टाइज्ड। अगर किसी भी इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनकी वैल्यू अगर कम हो रही है इट मींस वो अमोर्टाइज हो रही है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को कम होने को हम सेल नहीं कह सकते बिना क्वेश्चन के बताए, ध्यान रखिएगा। बिना बताए उसको सेल नहीं मानेंगे, आप मानेंगे कि वो इंटेंजिबल एसेट जो आपकी है वो अमोर्टाइज हो रही है, ठीक है बेटा।
यानी कि उसको कह सकते हो कि वो डेप्रिशिएट हो रही है। इसके बाद एक और आ सकता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई भी फिक्स्ड एसेट बेटा आपने सेल करी है और उस पर आपको लॉस हुआ है, वो भी यहीं पर आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स या लॉन्स। फाइनेंस कॉस्ट, आपने डिबेंचर इशू करे होंगे, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, आपने लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो वो सब आपका बेटा कहां आएगा, यहीं पर आएगा। इंटरेस्ट पेड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना, वापस ऐड करते जाना है। तो बेसिकली ये चार तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये तो आपको लगभग हर क्वेश्चन में दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। इनके अलावा एक आध और हो सकता है, जैसे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखिए ये भी यहां पर ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको एज ए करंट एसेट में भी ट्रीट कर सकते हैं, सॉरी करंट लायबिलिटीज में ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको यहां दिखाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो यहां पर आप उनको ऐड करेंगे बेटा, नॉन ऑपरेटिंग है ये, तो इनको आप यहां पर ऐड करके इनका टोटल कर लेंगे और अब कुछ वैल्यूज हमारी लेस होंगी बेटा। अब लेस में कौन कौन से आएंगे, देखिए लेस में आइटम आ सकते हैं आपके पास नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो बेटा हमारी लेस है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी इनकम हो सकती है, सबसे पहले गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस, देखिए हमने ऊपर देखा था फिक्स एसेट को सेल करने पे जो लॉस होगा वो ऐड होगा, अगर गेन होता है तो लेस होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट received on इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है बेटा। डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, अगर आपने किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है और वहां से आपको इनके शेयर वगैरह परचेज कर रखे हैं, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डिविडेंड आपके लिए बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, वो भी यहां पर ऑपरेटिंग में से लेस हो जाएगा। रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रखी है जो बिजनेस के लिए है या इन्वेस्टमेंट पर्पज से है और उस पर आपको इनकम हो रही है, रेंट मिल रहा है, तो वो भी आपका बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कंसीडर करेंगे बच्चे। और जैसे हमने यहां पर देखा था इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसका डिक्रीज यहां आएगा बेटा, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, तो डिक्रीज यहां आएगा बेटा। अब इनको हम यहां से प्लस माइनस इनका टोटल निकालेंगे और वो यहां पर आ जाएगा, प्लस या माइनस कोई एक वैल्यू जरूर आएगी। उसके बाद अब जो मेन हमारा ये है कॉलम, इसका आप टोटल कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू आ गई अभी आपके पास, ये वैल्यू कहलाएगी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आ गया बेटा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बेटा ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसके बाद बेटा आप इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, देखिए ऐड करेंगे आप डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट यानी कि वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा है ये, तो वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो करंट लायबिलिटीज का चेंज दिखाएंगे बेटा। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं, करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है उसको ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटीज अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको भी ऐड करते हैं। तो जो भी वैल्यू होंगी आप यहां पर लिख देंगे बेटा, यहां पर आप लिख देंगे, और लेस होगा यहां से लेस, इसका उल्टा अपोजिट कर देंगे, यानी कि इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज लेंगे बेटा, और वो हमें यहां से लेस करना है। अब जो वैल्यू हमारे पास आ गई इसको हम कहते हैं, ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये आएगी बेटा, इसको हम बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें से आप लेस करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड, आप बेटा लेस कर देंगे इसमें से, मैं थोड़ी लाइनें बढ़ा देता हूं, इनकम टैक्स पेड को लेस करना है। तो इनकम टैक्स पेड कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स जो प्रीवियस ईयर का हमें गिवन रहता है वही हमारा इनकम टैक्स पेड होता है। ठीक है, तो मैं अब ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर वाला, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का जो हमारा होगा बेटा, याद रखिएगा पिछले साल का जो हमारा है वो इस साल हम जो पिछले साल हमने प्रोविजन किया था इस साल पे कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा इनकम टैक्स पेड हो गया, तो ये लेस कर देंगे। अब इसको लेस करने के बाद याद रखिए बेटा, ऊपर देखिए, याद करिए आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहां पर हमने लिए थे। ये देखिए हमारे पास, अगर मैं बताऊं आपको, दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम थे। हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को यहां पर ऐड किया था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को लेस किया था। बेटा ये टैक्स की कैलकुलेशन के हमने रिवर्स किए थे, अब हम इनको वापस से ट्रीट करेंगे, यानी कि जो चीजें, जो एक्सपेंस आपने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस या एक्सपेंस आपने ऐड किए हैं उनको लेस करेंगे। ठीक है, और जो इनकम आपने लेस की थी उनको ऐड करेंगे। तो यहां से वापस होगा बेटा, रिवर्स करेंगे, तो यहां पे आप ऐड करेंगे। बेटा देखिए क्या करेंगे, हमें लेस करना है, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारे लॉसेस है उनको हम वापस लेस कर देंगे। ठीक है, और ऐड करेंगे वापस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हम वापस ऐड करते हैं। अब ये जो हमारा आ गया है, आपका ये जो आंसर आया बेटा, ये मेन आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका हो गया बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेटा ये बेसिकली आपका आ गया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है बेटा। अब इसका फॉर्मेट अगर आप याद कर लेते हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, तो आपको हर स्टेप के बाद पता होना चाहिए कि दूसरा स्टेप मेरा
क्या होगा तो आपको दिक्कत कम से कम आएगी, आप इजीली इस चैप्टर को यानी कि क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे अपनी दूसरी एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी लेंगे बेटा हम अपनी, सेकंड एक्टिविटी हमारी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली किस में डील करती है, नॉन करंट एसेट में डील करती है ना। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, जो वो सब यहाँ पे आता है। तो देखिए इसमें पहले देखते हैं कौन कौन से इनफ्लो हो सकते हैं, पैसा कहां से आएगा, फिर देखेंगे पैसा कहां जाएगा। तो इनफ्लो देखिए, एक आपका हो सकता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट आपने बेची है, सेल करी। इसके अलावा बेटा सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब तीन ऐसी इनकम है जो आपने ऑपरेटिंग में से लेस की थी। याद करिए, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये तीनों इनकम, ये वाली, ये तीनों इनकम जो आपने बेटा ऑपरेटिंग में से लेस की थी, यहां पर देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंटल इनकम या रेंट रिसीव, ये तीनों की तीनों इनकम आपको ऑपरेटिंग में से लेस हुई थी, लेकिन ये एक्चुअली इन्वेस्टिंग की आइटम है, तो इन्वेस्टिंग में इनको ऐड करना है। तो जो वैल्यू आपने वहां लिखी थी सेम वैल्यू आप यहां लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव था, और एक रेंट रिसिप्ट। तो बेटा ये हमारी तीनों के तीनों इनकम जो ऑपरेटिंग में हमने लेस की थी, फाइनल इन्वेस्टिंग की ही आइटम थी, तो यहां पर ये आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पर इनफ्लोज हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आउटफ्लो क्या क्या होंगे। बेसिकली दो ही आउटफ्लो होंगे, परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा परचेजेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अब चलिए इसकी वैल्यू आएगी यहां पर इसका। तो बेटा इसकी वैल्यू जो आएगी वो बेसिकली हम यहां पर लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आता है वो लगभग जनरली नेगेटिव आता है, मतलब पॉजिटिव नहीं आएगा। इस एक्टिविटी में कैश हमेशा यूज होगा, फ्लो नहीं होगा बेटा, नॉर्मली बता रहा हूं मैं, मोस्टली। ठीक है, तो अब ये आपका सेकंड एक्टिविटी का आंसर आ गया बेटा, सेकंड एक्टिविटी का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश यूज जो हमारा हुआ वो हमें यहां लिखना है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एक्टिविटी खत्म हो गया। अब हम लेंगे अपनी थर्ड एक्टिविटी बेटा हमारी है कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है बेटा, फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे आपका शेयर कैपिटल कितनी बड़ी, पैसा कहां से रेज किया, नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब जो आपने लोन लिए, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की बोरेंस इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो ओनर्स फंड है यानी कि शेयर कैपिटल वगैरह इसमें यूज होती है, और आपने जो लोन लिया है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उस पर जो फाइनेंस कॉस्ट लगी है, या आपने जो इक्विटी रेज की है उस पर जो आपकी लागत आ रही है, मतलब उस पर आप डिविडेंड दे रहे हो, वो सब बेटा बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कवर होगा, है ना। बहुत सिंपल सा है, शेयर्स वगैरह देखना है, लोन देखने हैं और लोन की रीपेमेंट देखनी है, शेयर्स का रिडम्पशन देखना है और फाइनेंस कॉस्ट देखना है, उनके बदले में आप उनको क्या दे रहे हो, बस ये चीजें आएंगी। तो देखिए क्या क्या आ सकता है, पहले इनफ्लो देखेंगे, पैसा आएगा बेटा कहां से, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स आपके इक्विटी भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों टाइप के शेयर हो सकते हैं बेटा, दोनों टाइप के आपके शेयर हो सकते हैं। इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर से भी आपका पैसा आ सकता है, ठीक है। और इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके अलावा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या बेटा कैश क्रेडिट, तो इनसे भी पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं इनफ्लो के। देखिए बेटा लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दोनों तरह का लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही आता है, ठीक है। अब आउटफ्लो देखिए क्या क्या हो सकते हैं, पैसा जाएगा कहां, तो सबसे पहले तो हम रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रीफरेंस शेयर्स। बेटा आप प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो, मतलब उनका पैसा वापस लौटा रहे हो, मतलब उनकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, वो रिडम्पशन कहलाएगा, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है। अब लोन में आपके देखिए, लोन में आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के लोन इंक्लूड रहेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि चाहे लॉन्ग टर्म हो लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों तरह के जो लोन है वो बेटा हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर ही कंसीडर करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिक्रीज, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो ए टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, यू कैन से, है ना। तो शॉर्ट टर्म लोन ही होता है बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई ऐसी अलग चीज नहीं है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स लोन्स, आप लोन पे या डिबेंचर पे बेटा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी आपका इसी एक्टिविटी के अंदर कंसीडर होगा, यहीं पे आएगा। अब ये इंटरेस्ट देखिए आपने पहले भी लिखा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, देखिए मैं दिखाता हूं, ऑपरेटिंग में जो इंटरेस्ट हमने लिखा था ये रहा, ये वाला जो इंटरेस्ट आपने लिखा है यही सेम इंटरेस्ट हमारा फाइनेंसिंग में लेस होता है, यहां पर ऐड हो रहा था,
ठीक है, तो आइटम रिपीट हो रहे हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। इंटरेस्ट के अलावा अब आएगा आपका कोई भी डिविडेंड पेड, कोई भी डिविडेंड आपने पे किया है जो, और अब डिविडेंड के लिए देखिए जो आपने ऊपर डिविडेंड ऐड करे, बेटा ध्यान रखिएगा, जो आपने ऊपर डिविडेंड ऐड करे, ये वाले प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी, जो भी डिविडेंड आपने ऊपर ऑपरेटिंग में ऐड किया है सेम वैल्यू से नीचे फाइनेंसिंग में लेस होंगे, ठीक है, सेम वैल्यू से फाइनेंसिंग में लेस होंगे। तो देखिए यहां पर भी सेम आएंगे, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, और ये हमेशा आपको प्रीवियस ईयर का ही लेना है, इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी या प्रीफरेंस शेयर्स, कोई भी डिविडेंड आप पे कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो अब इसका भी आप टोटल कर लेंगे और यहां वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका थर्ड एक्टिविटी का आंसर देगा बेटा। तो ये आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आपका आ जाएगा बेटा। अब आपको क्या करना है कि तीनों एक्टिविटीज का जो आंसर आया था, यानी कि ये वाला और ये वाला और ऑपरेटिंग का, ठीक है, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, तो तीनों का टोटल है, उसको आप टोटल करेंगे। तो अगर ये प्लस में आ रहा है तो बेटा इंक्रीज, और लेस में अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहां पर नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, मैं दोनों लिख रहा हूं, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अगर प्लस में आएगा तो बेटा आप इंक्रीज लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, अगर प्लस में आएगा तो आप इंक्रीज लिखेंगे, और अगर माइनस में आ रहा है वैल्यू ये वाली तो आप बेटा डिक्रीज लिखेंगे। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं 1 + 2 + 3, यानी कि ये हमारा, थोड़ा सा क्लियर देता हूं मैं, ये हमारा तीनों एक्टिविटी का टोटल है, 1 + 2 + 3, ठीक है। तो तीनों का टोटल हो गया। अब इस टोटल में आपको ऐड करना है, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग वाले बेटा, बिगिनिंग में जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट आपके पास है वो आपको ऐड करने हैं। देखिए मैं बता देता हूं क्या क्या कर सकते हैं इसमें आप। इसमें आप लेंगे कैश इन हैंड, ठीक है, कैश एट बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये वैल्यूज आपके आएंगे, इन वैल्यू को यहां लिखेंगे और ये आप इनका टोटल कर देंगे। इनका जो टोटल होगा ये वाला, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका आ गया बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट दी एंड, और एंड में जो वैल्यूज दी होंगी बेटा आपको, एंड में जो वैल्यूज दी होंगी आपको कैश की,
वो आप इसके बराबर आनी चाहिए। मतलब आपका कैश इन हैंड आपको तो दिया होगा क्लोजिंग वाला, और कैश एट बैंक दिया होगा, और करंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो इनका टोटल इसके बराबर आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और आपने कैश फ्लो सही बना लिया है। ठीक है, तो ये आपका कैश फ्लो का बेटा फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कैश फ्लो का फॉर्मेट रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं फॉर्मेट के बाद, कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है कैश फ्लो बनाते समय। तो इसको तो यहीं क्लोज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला है बेटा, फर्स्ट ये कहता है कि करंट इन्वेस्टमेंट को हम हमेशा क्या मानते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अदर देन स्पेसिफाइड। जब तक स्पेसिफाइड नहीं है तब तक हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट मानते हैं, और हम मानते हैं करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसी को लिखना है बस, करंट इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एज marketable securities, marketable securities unless otherwise specified। ठीक है, तो जब तक ऐसा ना लिखे कि बाय डिफॉल्ट आप इसको क्या मानेंगे, हमेशा मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखेंगे। ठीक है, और अगर कभी कभी लिख देता है करंट इन्वेस्टमेंट के सामने ब्रैकेट में अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो उस क्वेश्चन में आप करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मानेंगे, बल्कि बेटा आप उसको क्या मानेंगे, करंट एसेट का पार्ट मान लेंगे। फिर उसको करंट एसेट में कंसीडर करेंगे चेंज इन जो वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन में ऑपरेटिंग। ठीक है, दूसरा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर क्लासिफाइड अंडर, कहां पर दिखाना बेटा, अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही कंसीडर करेंगे। मैंने आपको ऊपर लिखवाया भी है फाइनेंसिंग में, है ना, और बताया भी था कि लोन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, देखिए ये इंक्रीज और ये इसका डिक्रीज, दोनों के दोनों हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आते हैं। ठीक है, तीसरा बेटा आता है फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना था बेटा, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना है बेटा। तो जिस भी क्वेश्चन में किसी भी एसेट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको रहती है गिवन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे एसेट को सेल कर दिया, परचेज कर लिया, डेप्रिसिएशन लग गया, इस तरह की एडजस्टमेंट, अगर इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर किसी भी एसेट के बारे में आपको गिवन है, तो बेटा आपको उस एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अकाउंट दो तरह से बन सकता है, एक तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन रहेगा। तो दो मेथड से आपको बनाना पड़ेगा, दोनों मेथड वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड से बनाना पड़ेगा।
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। यानी कि इस केस में आपको ओनली एसेट अकाउंट इज प्रीपेयर्ड, केवल एसेट अकाउंट बनाना है बेटा। इसमें केवल आपको क्या बनाना पड़ेगा, एसेट अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। देखिए बेटा बहुत आसान है, 11th क्लास में आपने डेप्रिसिएशन में देखा ही था, उसका एक छोटा सा पोर्शन आपको बनाना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। 5-6 रटे रटाए आइटम इसके अंदर आते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं आती कि इसे क्या करना है, ठीक है। तो देखिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट देखते हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। चलिए सिंपल सा छोटा सा एक हमने लेजर बना लिया है, एसेट का लेजर, ठीक है। एसेट है तो बेटा डेबिट बैलेंस होंगे, गिवन रहेगा आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ फिर आप टोटल कर लेंगे बैलेंस के बाद। अब यहाँ आएगा आपका डेप्रिसिएशन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन। अब बेटा डेप्रिसिएशन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो डेप्रिसिएशन है ये वाला, ये आपका आएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का इस टोटल मशीन पर, ठीक है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन आएगा बेसिकली, समझिए करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। देखिए अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखिए बेटा आपको कई बार ना दो डेप्रिसिएशन दे देते हैं, दो वैल्यू अलग। एक तो जो एसेट आपने बेची है उसका भी डेप्रिसिएशन आपको गिवन रह सकता है, अगर उसकी कॉस्ट दे रहा है तो वो बता रहा है कि मान लीजिए हमने 50,000 की एसेट बेची, उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन जो लगा है वो 30,000 लगा है और उसको हमने 10,000 में बेच दिया। तो उसके बाद फिर से लिखेगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी या ऑन फिक्स्ड एसेट समथिंग। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है आपने एसेट पे वो लेना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यानी कि आपको उस टोटल एसेट का डेप्रिसिएशन लेना है, ना कि उस पीस का डेप्रिसिएशन जिसको आपने सेल किया है। ये छोटा सा ध्यान रखना है आपको कि केवल आपको जो एसेट सेल करी उसका डेप्रिसिएशन नहीं लेना, बल्कि आपको जो पूरी एसेट आपकी है उस पे करंट ईयर में आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको लिखना है सेल वैल्यू बाय बैंक अकाउंट, कितने में आपने बेचा। और बेटा सेल करने से या तो प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, दो चीजों में से एक होगा। अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो इधर आएगा क्रेडिट में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और अगर गेन हुआ है तो डेबिट में आएगा, टू गेन ऑन sale of, to gain on sale of फिक्स्ड एसेट। तो बेटा दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो या तो ये आएगा या ये आएगा, इनमें से कोई एक चीज आएगी। और यहां पर फिर आप इसका टोटल कर लेंगे। अब टोटल करने के बाद डेबिट साइड में अगर बैलेंस बचता है तो वो आएंगे आपके बैंक अकाउंट, यानी कि आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस जो करे, ये आपको बेटा आएगा बैलेंसिंग फिगर।
ड्यूरिंग द ईयर जो आपने एसेट जो परचेज करी है बेसिकली, ठीक है, जो एसेट आपने खरीदी है वो यहां निकल जाती है। अब देखिए जनरली तो वो एसेट ही निकलवाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार अकाउंट बनाना पड़ेगा तो परचेज ही निकल के आएंगे। कभी कभी वो आपसे सेल वैल्यू निकलवा लेता है, कभी डेप्रिसिएशन भी निकलवा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा रटना नहीं है कि नहीं नहीं डेबिट में ही बैलेंस आएगा, पेपर में डेबिट में नहीं आ रहा तो घबरा गए कि अब कहां लिखूं, डेबिट में तो बैलेंस ही नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डेबिट में आ रहा है परचेज आएंगे, क्रेडिट में आ रहा है सेल वैल्यू में निकलवा सकता है। क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना, थोड़ा दिमाग तो बेटा लगाना पड़ेगा। 12th क्लास के बच्चे हो, इतनी एक्सपेक्टेशन तो आपसे रखेगा, और ये तो 11th क्लास का काम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे मेथड की। उसमें आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जो हमारा सेकंड मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसमें बेटा आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक एसेट का अकाउंट और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी साथ में बनेगा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट तभी बनेगा, ये भी सिंपल है, जब आपको उसके बैलेंस गिवन है। बैलेंस नहीं है तो अकाउंट भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोनों अकाउंट बना के देखते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। एक स्लाइड सा डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम है। एसेट अकाउंट ऑलमोस्ट सेम बनेगा, एक छोटा सा डिफरेंस है बस, वो समझ लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। यहां मैं बना रहा हूं फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये क्रेडिट साइड हो गई, ये आपकी डेबिट साइड हो गई। अब यहां पर इसके नीचे ही छोटा सा बना लेते हैं हम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, जो आपने 11th क्लास में बनाया था, उसी को ये लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा खास अकाउंट नहीं है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है बेटा। सब कुछ वही है जो आप पढ़ के आए हो, कुछ भी नया नहीं है, ध्यान रखोगे। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको एसेट के और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस गिवन रहेंगे, आप वो बैलेंस डाल देंगे बेटा। तो देखिए ये एसेट है तो इसका तो डेबिट बैलेंस होंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस कैरेट आउट, ठीक है, और इसको क्लोज कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये आपकी लायबिलिटी है, तो इसलिए इसके ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट आउट, ठीक है जी। अब इसके बाद जो एसेट आपने सेल की है, जो पीस ऑफ एसेट आपने सेल किया है, उसका टोटल डेप्रिसिएशन, उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, वो सब हमारा यहां पर, ये जो हमारी वैल्यू है इसमें इंक्लूड होगा बेटा, इस वाली वैल्यू यहां पर होगा, इसमें होगा। ये बैलेंस का मतलब है अब तक टोटल एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। और आपको पता है जब हम एसेट को सेल करते हैं तो हम उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालकर एसेट अकाउंट में ले जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम उसका डेप्रिसिएशन यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन से निकालकर हम कहां ले जाएंगे,
एसेट अकाउंट में ले जाएंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये वैल्यू मैं ले जा रहा हूं, ठीक है। और ये वैल्यू बेटा मेरा यहां से कहां आ जाएगी, ये यहां से बेटा ये वैल्यू यहां से मेरी और यहां आएगी इस अकाउंट में, यहां पर आएगी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो ये वैल्यू मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट से आई है, यानी कि जो मैं पीस ऑफ मशीन या जो पीस ऑफ एसेट में सेल कर रहा हूं उस पर मेरा डेप्रीशिएशन इतना लगा है, मैं उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट से निकालकर अब एसेट अकाउंट में ले आया हूं। तो क्या मुझे एसेट को सेल करना है, ये लिख दिया बेटा। इसके बाद यहां लिखेंगे टू बैंक, वही सेल वैल्यू, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो बस डिफरेंस ये है कि जो पिछला हमारा केवल एसेट अकाउंट था उसमें हमने टोटल एसेट का डेप्रिसिएशन लिखा था, इसमें हमने क्या लिखना है, जो एसेट हम सेल कर रहे हैं केवल उसी का डेप्रिसिएशन लिखना है, ठीक है। और बेटा अगर आपको लॉस होता है तो यहां पे आएगा लॉस ऑन सेल, और प्रॉफिट होगा तो यहां पे आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। उसी तरह आप इसका टोटल कर लेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर डेबिट में अगर बैलेंस बचेंगे तो आपके पास परचेजेज आ जाएंगे, बैंक अकाउंट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जो वैल्यू आपने परचेज करी है वो आपके यहाँ पर बेटा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई है। अब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब इसमें जो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस बचेगा वो होगा आपका बाय डेप्रिसिएशन, मतलब करंट ईयर में आपने टोटल एसेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो यहां निकल के आएगा बेटा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर ये वाली वैल्यू, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालनी है। जो ऑपरेटिंग में आप एडजस्टमेंट वाले पार्ट में यहां पर ऑपरेटिंग में बेटा यहां पर जो आप डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं, ये वाला डेप्रिसिएशन ये निकल के आया है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस आया है, ठीक है। ये जो बैलेंस आया है ये वाला, ये वैल्यू आपकी ऑपरेटिंग में जाएगी, यानी कि करंट ईयर में टोटल फिक्स्ड एसेट पे हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो ये वाली वैल्यू निकल के आई। इसी वैल्यू को निकालने के लिए ये अकाउंट बेसिकली बनाया जाता है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हो गए आपके, अगर आपको एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है तो दो तरह से एसेट अकाउंट बनता है। अब बेटा हम फोर्थ की बात करेंगे। अब हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चल रहा था, हमने तीन डिस्कस कर लिए, फोर्थ है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इससे रिलेटेड देखिए बेटा, इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें ना आपको दो तीन सिचुएशन मिल सकती है, कभी कभी आपको केवल टैक्स पेड ही दे देता है, एक ही वैल्यू दी हुई है, तो याद रखेंगे अगर आपको केवल टैक्स की एक ही वैल्यू दी है तो सेम सिमिलर वैल्यू को आप ऑपरेटिंग में पहले प्रॉफिट में ऐड करने के लिए यूज करेंगे और लास्ट में इनकम टैक्स पेड जहां लिखते हैं वहां पर लेस करने के लिए यूज करेंगे। दूसरा, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का दिया है, उसका ट्रीटमेंट भी अभी देखा था आपने कि करंट ईयर की वैल्यू का हम ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं और प्रीवियस ईयर की जो प्रोविजन फॉर टैक्स की वैल्यू होती है उसको हम ऑपरेटिंग के सबसे लास्ट में जाके इनकम टैक्स पेड के रूप में लेस कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट में तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, उसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की दोनों वैल्यू दी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दिया इनकम टैक्स पेड या इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, यानी कि तीन इंफॉर्मेशन हो गई। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी उस केस में बेटा आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का छोटा सा लेजर बनाना पड़ेगा, या मैं कहूं कि उसका एक छोटा सा आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो अकाउंट देख रहे हैं हम किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो वहां से फिर इंफॉर्मेशन आपके कैश फ्लो में जाएगी। देखिए हम बात कर रहे हैं
प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसके बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोज कर देंगे। अब आपको दिया रहेगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में, एडिशनल में टैक्स पेड, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, टैक्स पेड, और यहां आ जाएगा बेटा आपका बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स मेड या टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपकी वैल्यू जो आएगी, ये आपकी बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो छोटा सा अकाउंट आपको बनाना, यहां से जहां आप ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं तो आप टैक्स मेड हमेशा ऐड करेंगे, और लास्ट में टैक्स पेड ऊपर लिखा है वो लेस करेंगे। अब बच्चा कई बार अकाउंट बना रहा है, वो भूल जाता है कि मेड अकाउंट में किधर आना है और पेड किधर आना है। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको एक जर्नल एंट्री सोच लेनी है दिमाग में। टैक्स पेड की जर्नल एंट्री क्या होगी सर? इनकम टैक्स या टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बेटा टैक्स के डेबिट में लिख दो ना टू बैंक। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आप जर्नल एंट्री याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था कैश फ्लो स्टेटमेंट, टोटल फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। मैंने बताया आप टाइम बहुत कम बचा है, आपको ये फॉर्मेट रट लेना है और स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि पहले स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत इजीली, बहुत आराम से 6 नंबर ले पाएंगे, बहुत कम टाइम पे कैश फ्लो का क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है बेटा। तो आप इसको रिवाइज करिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।